सर्जरीज करते हैं या रेयर केसेस करते हैं, आप अपने चैनल्स, अपने न्यूज़पेपर्स के ज़रिए जनरल पब्लिक के सामने ये सब चीज़ें लेके आते हैं, तो पब्लिक को भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, हौसला मिलता है कि बीमारियों के बारे में जागरूकता मिलती है और फिर वो राइट अटेंशन सीख करते हैं अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। तो ये जो हमारे पेशेंट हैं, ये बहुत एक रेयर सर्जरी है, एक बहुत रेयर किस्म का ट्यूमर है जो हमारी ये पेशेंट जो इथियोपिया से आई थी, इनको ये था। और ये एक जायंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, जिसको हम जिस्ट कहते हैं, ये 12 किलोग्राम का ट्यूमर था जो इस लेडी के पेट से निकला। तो ये जो हमारी पेशेंट हैं, जैसे मैंने बताया, इथियोपिया से हैं और ये 67 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं। जो इनको तकलीफ थी, इनके पेट में दर्द हो रहा था, पेट फूल रहा था, तो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि क्यों पेट में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती जा रही है। और धीरे धीरे करके इसकी वजह से इनका एपेटाइट ख़त्म होना शुरू हो गया, भूख लगनी बंद हो गई, कुछ भी खाती थी तो वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई और वज़न घटना शुरू हो गया। तो जब ये हमारे पास आई तब इनके कुछ टेस्ट किए गए देखने के लिए कि क्या कारण है इनकी प्रॉब्लम्स का। तो जो टेस्ट किए गए उसमें जो इम्पोर्टेंट टेस्ट थे वो एक एंडोस्कोपी का टेस्ट था, एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का टेस्ट था, सीटी स्कैन और पेट सीटी स्कैन के टेस्ट थे। करके रखा हुआ है, बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं उसको एक कोने में इसने पुश किया हुआ है। अगर आप इसका एक्सियल कट देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये जो राइट साइड में जो ऑर्गन दिख रहा है ये लिवर है। तो अब ट्यूमर है, आसपास के ऑर्गन्स को पॉसिबली इन्वॉल्व कर रहा है। और ये आसपास के ऑर्गन्स कौन से हैं? डायफ्राम, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन। तो ये सारे ऑर्गन्स को ये पोटेंशियली इन्वॉल्व कर रहा है। बट क्योंकि ये ट्यूमर का साइज इतना बड़ा था, इतना मैसिव ये ट्यूमर था कि प्री ऑपरेटिव इमेजेस पे ये बताना मुश्किल था कि क्या ये सिर्फ अपने शेयर साइज की वजह से इनको प्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, या एक्चुअली इसने इन सब इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को जकड़ा हुआ है। जो इनका इलाज प्लान किया, इनका केस हमारे कैंसर बोर्ड में मल्टी डिसिप्लिनरी ऑन्कोलॉजी टीम के साथ डिस्कस हुआ। बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए कि क्या हम कुछ दवाइयाँ देके इसको कम कर सकते हैं, क्या हमको अपफ्रंट सर्जरी करनी चाहिए, और अल्टीमेटली सारे मैनेजमेंट ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए एक कंबाइंड डिसीजन ये लिया गया कि इस वक्त जो पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट अप्रोच है वो सर्जिकल रिसेक्शन है। फ्रेंड्स, हमने इनको सर्जरी के लिए प्लान किया और ये सर्जरी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, इसलिए क्योंकि शेयर साइज ये बहुत ह्यूज ट्यूमर था, बहुत ज़्यादा वैस्कुलर ट्यूमर था। इसने खून की बड़ी नसों से, सारी बड़ी बड़ी खून की नसों के गुच्छे बने हुए थे, जो इस ट्यूमर को, जब इतना बड़ा साइज हो जाता है ट्यूमर का, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा नियोवैस्कुलराइजेशन, नई नई खून की नसें इसके ऊपर बन गई थी। तो हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना था कि कुछ भी एक गलत स्टेप एकदम एक सैंगुइनेटिंग हेमरेज कर सकता था एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता था। पूरी तैयारी के साथ हमने इनकी सर्जरी को प्लान किया। जब हमने इनकी सर्जरी करी तो सबसे पहले अब्डोमिनल अप्रोच, हमने पेट में एक इंसिजन दिया, पेट को खोला, और जब हमने पेट को खोला तो ट्यूमर बहुत ह्यूज था। हमें ट्यूमर का अपर पूरे पेट की कैविटी को ऑक्यूपाई किया हुआ था। हम ये देखें तो पेट खोलते एकदम सामने एक फुटबॉल की तरह एक ट्यूमर सामने नज़र के आया, एंड हमको एग्जैक्टली इसका अपर मार्जिन ये कहाँ पर से अराइज कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका बहुत मैसिव साइज था। तो चीज़ों को और बेहतर डिफाइन करने के लिए हमें इनकी चेस्ट के अंदर भी इंसिजन देनी पड़ी। तो इस सर्जरी को थोरैको अब्डोमिनल अप्रोच वाली सर्जरी कहा जाता है, जिसके अंदर सर्जरी को ना केवल पेट के जरिए बट चेस्ट को खोल के साइमल्टेनियसली किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन के बहुत करीब था, और साथ में डायफ्राम के साथ भी कुछ एरियाज के साथ चिपका हुआ था, और पैनक्रियाज के साथ भी कुछ जगहों पर थोड़े से प्लेन्स इसके लॉस थे, डिस्टिंक्ट थे। तो हम बहुत मेटिकुलसली स्लोली हम आगे बढ़ते गए। हम ये सर्जरी का एक्चुअल मोमेंट है जब हम मेटिकुलसली इस ट्यूमर को कॉशियसली डिसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट पोर्शन निकालना पड़ा और इनकी जो स्प्लीन है उसको हमें निकालना पड़ा। अफ्रीकन लेडीज
मुनासिब थी और के लिए जॉइंट ट्यूमर ये के स्टमक से या खाने की थैली जिसको मैदा भी कहते हैं उससे अरेस्ट कर रहा था और पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और इस ऑपरेशन को करने में बहुत मेहनत लगी क्योंकि बहुत बड़ा ट्यूमर था, स्टमक से अरेस्ट कर रहा था। हमने इसका वजन किया है तो लगभग 12 किलोग्राम का ये ट्यूमर है। You have been able to remove it. You see? This one here. The huge one. Okay, so this is the spleen. This part is the spleen. This is part of the liver. This is the food pipe. So we have to be able to preserve some part of the stomach. Next, yeah. Next, this one. इसको आप स्लाइड शो करें। तो जो सर्जरी हमें फाइनली करनी पड़ी उसके अंदर हमें स्टमक का एक मेजर पोर्शन निकालना पड़ा, हमें स्प्लीन निकालनी पड़ी और लेफ्ट पार्ट ऑफ लिवर निकालना पड़ा। तो दोस्तों हमें ये पता है कि लिवर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजेनरेट कर जाता है। डिस्पाइट कि लेफ्ट पार्ट ऑफ लिवर सिग्निफिकेंटली निकाला गया बट कोई उससे हमें परेशानी नहीं हुई और अब तक ये सिग्निफिकेंटली वो लिवर रीग्रो भी इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर। सो वेरी ह्यूज ट्यूमर एंड जब हमने इसका वजन किया तो 12 किलोग्राम इसका वजन था। प्रिडोमिनेटली ये सॉलिड ट्यूमर था, साथ में सिग्निफिकेंट एरियाज, क्योंकि जब ये ट्यूमर्स इतने बड़े साइज के हो जाते हैं इनकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अंदर ही ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, इंट्राट्यूमरल हेमरेज, सिस्टिक डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ट्यूमर्स इतना मैसिव साइज जो है वो अचीव कर लेते हैं। ये इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत स्मूथ हुई। इनिशियल फ्यू डेज पेशेंट आईसीयू में थे, उसके बाद इनको वार्ड में शिफ्ट किया, रूम पे इनको शिफ्ट किया गया, कुछ टेस्ट करके देखे गए, इनके जो हमने नए रास्ते बनाए थे, स्टमक के पोर्शन को निकाला गया था, स्टमक को दोबारा से फूड पाइप के साथ कनेक्ट किया गया था, वो सारे रास्ते बहुत अच्छे से इनके हील कर गए थे। इनको खाना हमने फिर स्टार्ट किया, इन्होंने अच्छे से खाने को टॉलरेट किया एंड शी वाज डिस्चार्ज इन अ सैटिस्फैक्टरी कंडीशन। तो ये एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ये पेशेंट हमारे साथ हैं एंड extremely happy and extremely satisfied. थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ दिस केस कि इस केस में ऐसा क्या खास है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये ट्यूमर जैसे मैंने बताया, इस ट्यूमर स्टमक में बहुत तरह के होते हैं। तो जो सबसे कॉमन ट्यूमर होता है उसको हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, जो कॉमन भाषा में स्टमक कैंसर कहा जाता है। ये जो ट्यूमर है ये स्टमक के अंदर सेकेंड कॉमन टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। इसकी फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। जो ट्यूमर्स ये होते हैं यूजुअली स्मॉल साइज के होते हैं। अगर कोई भी ट्यूमर 10 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसको हम लार्ज जिस्ट कहते हैं। कोई भी ट्यूमर अगर 20 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसको हम जायंट जिस्ट कहते हैं ना। तो जायंट ट्यूमर हो गए जो 20 सेंटीमीटर के ऊपर है। यूजुअली ये जो ट्यूमर्स जो जायंट जिस्ट भी होते हैं, जायंट रेयर है, कॉमन नहीं है। जायंट अपने आप में एक रेयर एंटिटी है, बट ये जो जायंट ट्यूमर जो 20 सेंटीमीटर के होते हैं ये यूजुअली 5 से 6 किलोग्राम तक के ट्यूमर्स होते हैं। ये जो ट्यूमर था ये एक्सेप्शनली रेयर 12 किलोग्राम का था। लिटरेचर में आई वुड से दिस वुड बी द थर्ड हेवीएस्ट ट्यूमर। जो पहले कुछ ट्यूमर्स रिपोर्टेड है, एक 18 किलो का भी ट्यूमर एक रिपोर्टेड है, एक 13 किलो का ट्यूमर रिपोर्टेड है। इंडिया में कभी इतने ट्यूमर्स रिपोर्ट नहीं हुए। हमने आप लोगों के बीच में आज से आई थिंक 1 साल पहले और 6-8 महीने पहले हमने कुछ और इस तरह के पेशेंट्स आपके सामने प्रेजेंट किए थे, जिसमें हमने एक सबसे पहले एक सोमाली लेडी की 9 किलोज का ट्यूमर निकाला था। सब्सिक्वेंटली एक यमन के पेशेंट का 10 किलो का ट्यूमर निकाला था और अब ये 12 किलो का ट्यूमर जो है वो निकला है। एंड आई थिंक इसमें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आप लोगों का भी बहुत इसमें योगदान है क्योंकि आप लोग पेशेंट्स की अवेयरनेस बढ़ाते हैं। सो जब ये लेडी हमारे पास आई थी तो ये बहुत कंफ्यूज थी और घबराई भी हुई थी। इनको लग रहा था कि ये बाकी सेंटर्स में भी गए थे, अपने मुल्क के डॉक्टर से भी मिले थे और उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेशन सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा ये ट्यूमर है। बट जब इन्होंने वो न्यूज़ आर्टिकल्स देखे कि हाँ 11 किलो का भी ट्यूमर निकला है, 9 किलो का भी ट्यूमर निकला है, तो दे गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट हाँ हमारी सर्जरी भी सक्सेसफुल हो सकती है और उसी वजह से आज हमारे सामने। डाइट जो है वो स्टमक कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है, कि हमने कैंड वेजिटेबल्स आती है, कैंड मीट आता है जो लंबे वक्त तक स्टोर किया गया हो, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हो, अल्कोहल और स्मोकिंग, ये जो चीज़ें हैं जो हमारे डाइट में हैं ये स्टमक कैंसर के रिस्क को इंक्रीज कर देती हैं।
ये कुछ महीनों से चल रहा था। अब इन ट्यूमर्स की खासियत ये होती है कि शुरुआत में इनकी ग्रोथ स्लो होती है, तो पेशेंट को शुरुआत में कुछ सिम्टम्स नहीं होते, तो वो धीरे धीरे करके अपने पेट के अंदर बढ़ता चला जाता है। इस लेडी को ये महसूस होता था कि कुछ पेट में भार हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है, बट इनको ये प्रिज्यूम करती थी कि शायद मैं मोटी हो रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे पेट में फैट की एक्यूमुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जो हमने पिछले एक पेशेंट के बारे में बात करी थी जिसका वो 9 किलो का ट्यूमर निकला था, वो लेडी ये सोचती थी कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, कि मेरे पेट में बच्चा आ गया, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की थी। तो काफ़ी बार, ये तो ओल्ड लेडी है, काफ़ी बार पेशेंट्स इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। स्टमक स्वेलिंग चल रही है, वो सोचते हैं कि भाई नॉर्मल, हम तो हेल्दी हो रहे हैं, पेट मोटा हो रहा है, वो हेल्दी हो रहे हैं। या कई पेशेंट्स जो है उसको गैस वगैरह, गैसियस ब्लोटिंग की वजह से इसको इग्नोर कर देते हैं। बट हाँ, यहाँ पर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके पेट में एक अनयूजुअल चीज़ शुरू हो रही है, तो उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करें। इंक्रीजिंग ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, जब हम ऑपरेशन करें तो उस पॉइंट पे एक पॉइंट आ गया कि अब इतना बढ़ गया, 12 किलो का हो गया, उस पॉइंट पे हमने कर दिया। अब सपोज हम आज ऑपरेशन नहीं करते तो ये भी हो सकता था कि वो और बढ़ जाता, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया, आप एक गुब्बारे को बहुत ज्यादा फुला दोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फूट जाएगा, और ट्यूमर अगर रप्चर हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, तो लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो जाएगी। तो अपने आप में वो ऑलरेडी एक इतना इनॉर्मस साइज ऑलरेडी रीच कर चुका था। इनसाइड में कोई डैमेज नहीं, हाँ, थैंकफुली उस तरह से डैमेज नहीं हुआ। देयर वाज नो प्रिकॉशन। नाउ because it had been there for some time, it had involved the other organs. So it involved the spleen, it involved part of the liver, and had we delayed a little more, it could have involved the large intestine, it could have involved the pancreas. So had we detected, and if any disease is detected early in the course, so then the resection is limited, the recovery is, it can happen to anyone. तो इनका ट्यूमर था क्योंकि स्टमक से अराइज कर रहा था। स्टमक के सबसे क्लोज रिलेशन में लेफ्ट पार्ट ऑफ द लिवर होता है, तो जो लेफ्ट पार्ट ऑफ लिवर था इनका, वो ट्यूमर उसको इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, उसमें वो कैंसर आ चुका था, तो हमें उस पार्ट ऑफ लिवर को निकालना पड़ा। तो हम इस ऑपरेशन को लेफ्ट लैटरल हेपेटेक्टमी कहते हैं, जो टेक्निकल भाषा में इसको कहा जाता है, जिसमें एक मेजर पोर्शन ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ द लिवर रिमूव कर दिया जाता है। अब क्योंकि इनका लिवर नॉर्मल लिवर है, इनके लिवर में सिरोसिस नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, इनके लिवर को कैंसर ने पकड़ लिया, तो जो बचा हुआ रिमेनिंग लिवर है इनका, क्योंकि वो हेल्दी है और मात्रा पर्याप्त है, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए कोई एडवर्स आउटकम नहीं फेस किया। दूसरा, हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स होते हैं उसमें लिवर की एक ऐसी विशेषता है कि ये रीजेनरेट करता है, कि अगर आप एक पोर्शन ऑफ लिवर को निकाल भी दें तो बॉडी उसको दोबारा से रीजेनरेट करके वापस कर देती है। इट वुड बी देयर फॉर एटलीस्ट सम मंथ्स। Okay, very difficult to exactly quantify, but I would say definitely a few months. And what usually happens is, at times the tumors, they start off slowly. So it's like a slow growing tumor, and then they turn into cancer. They become more malignant. And then suddenly at a very fast pace they start growing. और जब वो इतनी फास्ट पेस पर ग्रो करना शुरू करते हैं, उस वक्त मरीज को सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, भूख बंद हो जाती है। Usually this is the time when patient would seek attention. Second question, like we've been observing that in India, there are a lot of people who are coming from all these other countries, right? So does the Indian population, their tumors, are they undetected as of now? Or is it particular to a genetic? So I would say, sir, that we would get patients even from India. But very few. I'm tracking very few. Yeah. So I would say, sir, because these are like exceptionally rare tumors, So this lady came from a different country because, of course, they were not confident with the healthcare there, and the doctors were not willing to take that challenging surgery. So they are like one-off cases, rare cases, and that is why this case is exceptionally rare. And then came to India because, of course, India में the healthcare that we are offering to patients, including our patients, is world class. So the patients, the preferred destination for any patient, be it Indian, whether it is an international patient, is of course hospitals in India. So she's free of cancer. She is free of cancer. The only thing that she would require to take would be a tablet every day. That's the only thing, and she doesn't need any other chemotherapy, no radiation therapy. So this surgery has been something like a cure for her. Just a tablet and she lives a normal life.
इस ट्यूमर का नाम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है, माइटोसिस उसके अंदर ज्यादा है, रिसेक्शन उसका कंप्लीट हो गया, तो इनकी बॉडी के अंदर अब कोई और कैंसर सेल्स बचे नहीं हैं, ये पेशेंट उस बीमारी से क्योर हो गई है। सो द ओनली थिंग व्हिच इज डिफरेंट इन दिस केस, okay, like normally most of these cancers are sporadic, okay, most of them are sporadic. Of course there are certain risk factors, environmental risk factors. If I have to take one risk factor, smoking, very important for majority of cancers in the body. In her case, the one thing which is different, which I did not inform you, is she is a cancer survivor. She has a history of cervical cancer, which was again treated in India. She got chemotherapy, radiation therapy for it, and she is cured out of it. And that is why she is so confident that they decided with closed eyes that India is the place there which they want to come to for their treatment. प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं, ये शुरुआती स्टेज में बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं करते। जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बड़ा होता है तो ये खाने की थैली, स्टमक को कंप्रेस करते हैं, तो पेशेंट थोड़ा सा खाना खाता है, उसके बाद उसको पेट अपना फूला फूला सा महसूस होना शुरू होता है, तो एपेटाइट खत्म हो जाता है, तो थोड़ा 2 निवाले खाए एकदम पेट भर गया। जब ट्यूमर और बड़ा होना शुरू होता है तो उसके बाद पेशेंट को जब रैपिड ग्रोथ होती है ट्यूमर की, तो पेशेंट को वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, उसका वजन घटना शुरू हो जाता है। पेशेंट को साइज की वजह से जब चीज़ें पेट में स्ट्रेच करती हैं तो पेट में दर्द होता है पेशेंट को, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब वो साइज इतना बड़ा हो जाता है तो पेट के बाहर उसको पेट फूला हुआ महसूस होना शुरू हो जाता है, और अपने पेट को दबाएगा तो उसको एक गांठ भी महसूस होनी शुरू होती है। तो जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, उससे और बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, फैटी लिवर होती हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं पेट के अंदर। बट हाँ, जब भी अगर किसी को हम मोस्ट ऑफन जब हम एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिनको कैंसर है उनको हम डील करते हैं और उनको देखते हैं ओपीडी के अंदर, तो जो उनके शुरुआती सिम्टम्स होते हैं वो जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पेट फूला फूला महसूस होना, थोड़ा सा इनडाइजेशन होना, थोड़ी सी भूख लगनी कम हो जाना, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन इनिशियली शुरुआती सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, और जब तक बीमारी को पकड़ में आती है तब तक मोस्ट ऑफन चीज़ें जो है वो हाथ से बाहर निकल जाती है। जानते थे कि बहुत चैलेंजिंग सर्जरी होगी। जब पेशेंट से हमारी बात हुई थी तो हमने इनको ये बताया था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसको निकालने की, बट ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई बहुत वाइटल ऑर्गन, कोई ऐसा ऑर्गन है जिसको हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, ट्यूमर उसको इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि शायद हम ना कर पाएँ, और जो उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि हम ऑफ कोर्स हम जब भी किसी पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो बहुत थरली इवैल्यूएट करते हैं। जब हमने सर्जरी करी तो इनिशियली जब हमने पेट खोला तो वो इतना मैसिव ट्यूमर था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो अराइज भी कहाँ से कर रहा है, तो इसलिए हमें अपनी सर्जिकल टेक्निक को मॉडिफाई करना पड़ा। हमने उनकी चेस्ट भी खोली ताकि हम एक ट्यूमर का बेटर असेसमेंट कर पाए और उसको कम्प्लीटली निकाल पाए। जैसे जैसे हम करते गए ना, आप ये भी सोचें कि एक 12 किलोग्राम का ट्यूमर है पेट के अंदर, उसको हम जब निकाल रहे हैं तो हमें उसको रिट्रैक्ट करना है, इधर से इधर हिलाना है, तो जो असिस्टेंट हैं 3 घंटे की सर्जरी के अंदर 12 किलो, अगर हम में से कोई लोग जिम जाते हैं तो आप समझेंगे कि अगर 10 किलो 12 किलो को आप 10 बार ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो हाथों में दर्द हो जाता है। उस तरह से प्लान तरीके से, और उसको कुछ बहुत ध्यानपूर्वक करना था कि थोड़ा सा ज़्यादा हिल गया तो पता चला एवल्स हो गया ट्यूमर, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो बहुत केयरफुली उस चीज़ को निकाला गया, रिमूव किया गया। उसके बाद जब वो निकल गया तो अगर आपने वो मेरी क्लिप देखी तो मैंने ये बोला कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं हमको यूजुअली 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमें पता होता है कि सर्जरी बहुत अच्छी हुई और आउटकम अच्छी होंगी, और वही इस पेशेंट के साथ हुआ, बहुत स्मूथ रिकवरी, और आज आपके सामने बैठी है। डॉक्टर अमित ने आपको सब पेशेंट के बारे में बताया कि हाउ क्रिटिकल द सर्जरी वाज, हाउ चैलेंजिंग द सर्जरी वाज फॉर अस, एंड यू कैन सी द आउटकम राइट इन फ्रंट ऑफ यू। द पेशेंट इज सिटिंग हियर वेरी हैप्पी, हेल्दी। सो मैं कुछ पेशेंट के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी कि हमारा डिपार्टमेंट एंड आवर हॉस्पिटल एट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट वो हम क्या क्या करते हैं, and what is the support system that we generally need when we do such big surgeries. So our team, we are the department of GI surgery, GI oncology, minimally access, bariatric and robotic surgery, which is of course headed by Dr. Amit Javed sir. And हमारे team of doctors हैं, we have a lot of big team in which we have doctors from across India. We have a dedicated team of specialty nurses जो हमारे पेशेंट्स जो आईसीयू में जाते हैं, जो वार्ड में जाते हैं, उनका देखभाल करते हैं सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी। एंड ऑफ कोर्स अ टीम ऑफ वेरी डेडिकेटेड ओटी नर्सेस जो हमारे सर्जरीज, जब हम सर्जरीज करते हैं वो हमको हेल्प करते हैं। जब हम ये इतनी बड़ी सर्जरीज करते हैं तो वी नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट
and thanks to the big support that we get from all the different departments in the hospital. First is our radiology, of course, जैसे हमने बात किया था, whenever a patient comes to us, हम उनकी radiology करते हैं, be CT, MRI, and हम personally जाके CT scan, MRI देखते हैं patients की, हम radiologist से discuss करते हैं, and then we get a clear insight कि हमें क्या, what are we going to encounter. So that is one big support. We have a very good radiology team. Second support is our anesthesia. Anesthesia is a big support for us because they help us make the surgery smooth. So हम जब operate करते हैं हमारे पास different type of patients आते हैं. They have diabetes, hypertension, किसी की heart की surgery हो रखी है, stent डले हुए हैं, blood thinners में हैं, old patients more than 95 years, 100 years, जिनमें surgery in itself is very challenging. Leave aside the disease for what they have come. तो अगर हमें वो surgical process जो है हमारा surgical duration वो optimize करके मिल जाए तो it becomes very easy for us. It is satisfying from our point of view that the patient is totally comfortable when we are doing surgery, and also that is how the anesthesia team help us. And also we have a very good ICU team because जब इन सारे critical patients में हम operate करते हैं then we definitely like to keep them in ICU for some observation ताकि हम post-op अच्छे से care कर पाएँ for a few days. And we have the state-of-art ICU at Fortis Memorial Research Institute. They help us with each and everything that is required for the patient care. And this would not be possible if we don't have a good infrastructure in the OT. So in our OT, or operation theatre, where we spend most of the time there, the best possible technology that we have is available. जैसे जब हम laparoscopic surgery करते हैं तो we have the 3D system. जैसे आप 3D movies देखते हैं, we have the 3D system in which when we are operating, we can see a very clear view of what we are operating on. We have the world's best robotic system, the Da Vinci Xi. That is the best in the world and that we have it. We have the best instruments, vessel sealers, QSA. We have each and everything in our OT, and that is all thanks to the management because all these things is really, really required when we are doing this challenging case, a good surgery, and this is all thanks to the management that whenever we have asked for this instruments or this appliances, we have always got it. So this is us at Fortis Memorial Research Institute. We do all different kinds of challenging cases, difficult cases, cases which have been refused by many doctors across India and across the world, and our constant endeavor is to give the best possible outcome. Last but not the least, there is a thought that Dr. Amit always has and that always drives me and motivates me is, सर बोलते हैं जब पेशेंट कोई हमारे पास दूर से आता है, be it India, be it abroad, वो हमारे पास इतनी उम्मीद लेके आता है, होप लेके आता है, हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम भी उसे मना कर दें तो वो ठीक नहीं है. We should give our best. We should take it as a challenge कि हम ट्राई करें कि पेशेंट का आउटकम अच्छा हो. हम पेशेंट की उम्मीद मतलब whatever hope he has come with us, we should stand by it. So this is it. We do, though we may have sleepless nights, हमें रात को नींद नहीं आती ऐसे बड़ी सर्जरी करके क्योंकि पेशेंट ICU में है, रिकवर कर रहा है. But all we believe is all's well that ends well. Non-vegetarian food per se doesn't cause cancer. Yeah. But अगर बहुत preserved food है, हमने उसको कैन करके रखा हुआ है, उसको सॉल्ट करके पिकल्ड करके रखा हुआ है, जैसे अगर हम आप इसके अंदर वो उसको पिकल्ड करके रख देंगे, ये सब चीज़ें जो होती हैं, स्मोक्ड फिश, इन सब से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. Please, in which we do regular OPDs, and उसके बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं, and then we see it. We have some time. डॉक्टर साहब मिलता है कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग केस था ये, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जो ये कवरेज मिलती है, और आप देख रहे हैं कि आप लोगों की कवरेज की वजह से इंटरनेशनल पेशेंट भी इंडिया आ रहा है. तो आप ये नहीं कि हेल्थ केयर के लिए बेटरमेंट फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब, और आप लोगों के सहयोग से इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म ग्लोबल मिल रहा है जहाँ पे इंडिया को एक मेडिकल का एक सर्जरी के लिए मेडिसिन के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मानी जा रही है. सो वी आर एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नाउ, और तो दुनिया से कंपेयर करा जाता है, इंडिया को अच्छा माना जाता है, तो इसलिए इंटरनेशनल पेशेंट भी आ रहे हैं. और फोर्टिस हेल्थ केयर का फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे अक्रॉस इंडिया है, जहाँ पे सर्जिकल है, रिहैब है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स फ्रॉम द ऑन्कोलॉजी पर्सपेक्टिव बनाया गया है. जो प्रिसीजन मेडिसिन हो गया, जो केयर है, वो सारा देखते हैं हम लोग.
और दिस इज अवर मोटो टू मेक श्योर दैट पीपल हु आर कमिंग टू इंडिया और इंडिया के भी जो लोग उनको सही मतलब ट्रीटमेंट मिले एंड दे डू वेल इन लाइफ. थैंक यू. My name is Daniel Petersi. I'm from Ethiopia. Somali Ethiopian. It's been a long time. I have been in pain for a long time, but exactly I cannot say that, but I have this pain for a long time. I have pain in the legs, I have pain in the shoulders, I cannot lift my arms. If I was heavy, if I would cut down, I could not control myself due to heavy weight in my inside. That would lose my pain. After that, it's the periods. I have seen doctors. Before this time, before I seen Dr. Jabir, I used to come in here before. I was diagnosed by cancer in the past. They told me it was horrible. I was part of my body. They gave me chemotherapy. They gave me chemotherapy in India. And then the chemotherapy they took it out after for 7 months. That was negative. Then I went back home. I was down for 7 years. The doctor advised me to come back after once a year or something. I did not come back. I went back home. After that, I started feeling pain, seeing doctors in Ethiopia. Then after diagnosing there, they told me that's the case. They told me that you had a surgery in the past. Told me telling them. And since lack of education, I didn't tell them exactly. So I said I didn't know that was a surgery. Due to blood translation when she came here that time. Since they told me I had a surgery, and I did that surgery and I didn't know, I misinformed my surgeon I had a surgery. Then I used to communicate with going back to those doctors in Ethiopia. About 5 doctors I went there. They never told me I had this tumor. They never explained to me anything that I had tumor. I've been going for 7 years to a doctor in Ethiopia. Always they tell me you're negative. Then I thought I was cured, no pain, but still I was having pain in my stomach. Then recently in Ethiopia they bring a new doctor, open up a facility there. I see that doctor. Those doctors came from Korea. Those doctors explained to me now, I find the pain I had to bring out saying that you have a tumor inside of you. Those are new doctors that came. They said this has to be a surgery. I refused to have surgery. Then I went to go to double check. I go to another doctor in the capital city, Addis Ababa. Those doctors also told me the same thing. The new doctor told me, there's a big tumor inside of you, you must have surgery. Those doctors advised me to have a surgery, and they told me this is a big tumor. We will open you in your stomach, look at it. If it's a surgery, if we're able to do the surgery, we'll do it. If not, we'll just look at it, come back, and then just not do the surgery. So that's the advice they give me, those doctors, just to open up and look at it first.
ima qalisi She refused. maadaama aan intaan ku qalo ku kala jaxana dad ku tiri ima qalisi now. Since that doctor advised me, I will go look at it and cut you and sew you back. I refused because of lack of knowledge. I expected that you will open up and look at it and come back again. I said it's just not something I was interested in. Waxaan go'aansaday dhakhtarkii hore ee Hindiya inaan ku noqdo. And I decided to go back to India. Since I went back before here, I decided to come here. But Uncle Bahab, who treated the chemotherapy, was negative. She was very confident with the doctor in telling that for us. And she said, take me to Dr. Uncle, that's what I need. It was one chemo and another one was surgery. She decided the surgery due to his advice and consulting. Saas aan lagu qalay. That's how I did the surgery. Hadii la qalayna maasha Allah. After my surgery, I Si fiican baa thank laga God, qalay. number one. Alxamdulillah Thank rabbil God alamin. and to Allah. Si fiican baa la I thank God kulmay. to Allah. I met good people. Laga Good dadaalay. doctors. They cared me so much.